नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परतक क्लास एज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में, वह RLC परिपथ के बारे में। किस प्रकार से RL परिपथ होता है, किस प्रकार से RC परिपथ होता है, किस प्रकार से RLC परिपथ होता है। तो हम पढ़ेंगे RL परिपथ के बारे में। सबसे पहले RL परिपथ, साथ ही इसमें क्या होता है, नाम से हमें पता चलता है इसमें एक प्रतिरोधक लगा होता है और एक इंडक्टर लगा होता है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना होगा कि इसमें एक हमारे पास प्रतिरोधक लगा होता है और एक इंडक्टर लगा होता है, इंडक्टर या चौक, इस प्रकार से। और वो दोनों एक दूसरे के किस क्रम में, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बात ध्यान में आई कि RL परिपथ में R व L यानी इंडक्टर या चौक दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, जो हमें इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं किस प्रकार से लगे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि जो RL परिपथ है इसमें वोल्टेज का मान अधिक होता है या धारा का मान अधिक होता है। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे किस प्रकार से वोल्टेज का मान अधिक है या धारा का मान। तो इसमें क्या होता है, जो RL परिपथ होता है इसमें वोल्टेज का मान क्या होता है, धारा से 90 डिग्री अधिक होता है। कितना होता है, 90 डिग्री अधिक होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इस परिपथ में धारा का मान वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाता है, जो हमें यहां दिखाई दे रहा है। इसमें पिछड़ जाने का मतलब धारा का मान पिछड़ जा रहा है, किससे, वोल्टेज से पिछड़ रहा है। तो हमें यहां ध्यान रखना होगा कि धारा है वो वोल्टेज से कितने डिग्री पिछड़ रही है, 90 डिग्री पिछड़ रही है। इस बात का हमें यहां पर क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। अब क्या करेंगे कि RL परिपथ में इसमें यदि इंपीडेंस का मान निकालना चाहिए तो ये किस प्रकार से, एक फॉर्मूले से निकलेगा। तो किस प्रकार से निकालेंगे कि Z होता है उसको हम इंपीडेंस बोलते हैं। तो Z बराबर √R² प्लस XL का स्क्वायर। तो इसके द्वारा हमने क्या किया है, जो इंपीडेंस का मान निकाला है RL परिपथ में, यदि इंपीडेंस का हमें मान निकालना पड़े तो हम किस फॉर्मूले से करेंगे, Z बराबर R² प्लस XL का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो इंडक्टर है वो भी हमारे पास मान आ गया और जो प्रतिरोधक उसका भी हमारे पास मान आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास RL का मान निकला है। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे RC का मान। RC परिपथ किस प्रकार से निकलेगा, ठीक है साथियों। तो हम पढ़ने जा रहे हैं RC परिपथ के बारे में। यह किस प्रकार से, वो आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे RC परिपथ। साथियों जो RC परिपथ है उसमें क्या लगा होता है, एक प्रतिरोधक लगा होता है और एक कैपेसिटर लगा होता है। इसमें हमारे पास एक प्रतिरोधक लगा होता है और दूसरा कौन लगा होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है। यह किस प्रकार का परिपथ हमारे पास ये जो परिपथ निकल के आया है, यह आया कि ये RC परिपथ है और दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं, दोनों ही श्रेणी क्रम में लगे हुए। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से आप इंगित करेंगे कि ऐसा परिपथ जिसमें R व C, कहने का मतलब प्रतिरोध और कैपेसिटर दोनों ही श्रेणी क्रम में लगे हो, कौन सा परिपथ कहलाता है, RC परिपथ कहलाता है। ठीक है साथियों, ये समझ में आया होगा किस प्रकार से हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि RC परिपथ में वोल्टेज का मान धारा के मान से कितना पिछड़ता है या धारा का मान वोल्टेज के मान से कितना पिछड़ता है। तो ये देखेंगे इसमें किस प्रकार से होगा। साथियों जो
आर सी परिपथ है, इसमें क्या होगा, जो धारा का मान है वो वोल्टेज के मान से 90 डिग्री आगे रहेगा। कहने का मतलब वोल्टेज का मान पिछड़ रहा है किससे, धारा से। तो हम क्या लिखेंगे, इस आर सी परिपथ में वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पिछड़ रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से, जो धारा आई है इससे वोल्टेज कितना पिछड़ रहा है, 90 डिग्री पिछड़ रहा है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में आया होगा ये किस प्रकार से हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो आर एल परिपथ है इसमें इंपीडेंस का मान देखेंगे कि इंपीडेंस का मान किस प्रकार से निकल के आएगा। इंपीडेंस को हम जेड द्वारा डिनोट करते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस अक्स सी का स्क्वायर। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, यहां अक्स एल का स्क्वायर पढ़ा था और यहां क्या पढ़ रहे हैं, अक्स सी का। अक्स सी का क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आर सी परिपथ, इसमें जो आर है वो कांस्टेंट रहेगा। ये ध्यान रखना होगा, आर एल में भी रहेगा, आर सी में भी रहेगा और आर एल और सी तीनों में रहेगा आर है जो। तो हमारे पास यहां भी आर स्क्वायर, चाहे आर स्क्वायर अक्स सी का स्क्वायर हो, चाहे आर प्लस अक्स एल का स्क्वायर हो, या आर स्क्वायर प्लस अक्स एल माइनस अक्स सी का स्क्वायर हो। कहने का मतलब ये तीनों में रहेगा। ठीक है साथियों, तो हम क्या करने जा रहे हैं, अक्स एल का मान अक्स सी का मान निकालने जा रहे हैं। और किस प्रकार से, जो प्रतिबाधा का मान निकला है जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस अक्स सी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास आर सी का मान निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो बेस्ट न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से आर एल आर सी और आर एल सी के जो न्यूमेरिकल है वो निकलेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम इसकी परिभाषा के बारे में, इसके वोल्टेज और करंट के बारे में और इसके फॉर्मूले के बारे में देखेंगे ओनली। तो ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर एल सी परिपथ के बारे में। साथियों, जो आर एल सी परिपथ होता है इसमें क्या होता है कि आर एल और सी तीनों का मान दिया होता है। देखिए किस प्रकार से इसका जो डायग्राम बनता है। मान लीजिए यहां एक प्रतिरोधक लगा होता है आर, यहां इंडक्टर या एक कुंडली लगी हो है और यहां एक कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है साथियों, तो आर एल सी का मतलब क्या हुआ, जिसमें तीनों दिए हो, आर का मान दिया हो, एल का मान दिया हो और सी का मान दिया हो। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या करेंगे हम, आर एल सी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर एल और सी के बारे में। आर एल और सी इन परिपथों के बारे में पढ़ेंगे। अब आर एल सी में क्या होगा, जिसमें आर दिया हो, एल दिया हो और सी दिया हो, तीनों दिया हो, इसमें क्या करेंगे हम, इसकी परिभाषा को हम किस प्रकार से इंगित करेंगे, ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोधक, मैं प्रतिरोध की बात नहीं कर रहा हूं, प्रतिरोधक की बात कर रहा हूं, प्रतिरोधक कैपेसिटर व इंडक्टर, इंडक्टर या चौक या कुंडली एक ही बात है, तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो किस प्रकार का परिपथ कहलाएगा, आर एल सी परिपथ कहलाएगा साथियों। अब इसमें जहां तक हम करंट और वोल्टेज की बात करेंगे तो हमने इसकी बात पहले ही कर ली है कि आर एल की बात हमने पहले ही कर ली है। इसमें क्या होगा, वोल्टेज का मान अधिक होगा और धारा का मान क्या होगा, कम होगा। और आर सी की हम बात करेंगे, इसमें क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, अधिक होगा और धारा क्या होगी, कम होगी। ठीक है साथियों, जबकि आर सी में क्या होगा, जो वोल्टेज का मान कम होगा और धारा क्या होगी, अधिक होगी। ये हमने आर एल और आर सी के बारे में पढ़ा है, इसलिए आर एल सी का जो हम इस प्रकार से इसका जो मान निकाल करके लाएंगे वो इसी प्रकार से आएगा, आर एल और आर सी, और दोनों से मिलकर कौन बना है, आर एल सी मिलकर बना है। ठीक है साथियों, तो हमने इसका जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से होगा, आर एल सी जो परिपथ है इसका जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से बनेगा वो हमें अब देखना होगा। आर एल सी का फॉर्मूला, यदि हम इंपीडेंस का के बारे में पढ़े
यदि इंपीडेंस का मान निकाले तो किस प्रकार से निकालेंगे? Z बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। साथियों ये फॉर्मूला किसका निकल के आया है? ये आरएलसी परिपथ में जो प्रतिबाधा है, इंपीडेंस का फॉर्मूला निकल के आया है। Z बराबर रूट आर स्क्वायर एक्स प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एक्स एल भी आ गया, एक्स सी भी आ गया और आर स्क्वायर भी आ गया, तीनों मिलकर आर एल सी परिपथ को बनाते हैं। ठीक है साथियों, किस प्रकार से हुआ इसके बारे में बेस न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से होंगे। अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे रेजोनेंस परिपथ के बारे में। रेजोनेंस परिपथ क्या है? हेडिंग डालेंगे रेजोनेंस परिपथ। साथियों जो रेजोनेंस परिपथ होता है वो क्या होता है? इसमें क्या होगा? रेजोनेंस परिपथ में यदि अक्सल, यदि इसकी परिभाषा पढ़े किस प्रकार से होगी, यदि अक्सल और अक्सी का मान बराबर हो तो क्या कहलाता है? रेजोनेंस कहलाता है। ध्यान रखना होगा, यदि अक्सल बराबर अक्सी हो, यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बराबर हो तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम रेजोनेंस कहेंगे। ठीक है साथियों, अब रेजोनेंस का एक फॉर्मूला वो देखेंगे, वो किस प्रकार से होता है। फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, एफ बराबर 2 पाई रूट एल इंटू सी, और हम एल और सी की बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, जो रेजोनेंस का फॉर्मूला है वो किस प्रकार से होगा? ए बराबर 1 पाई 2 पाई रूट एल सी, इसका क्या हुआ? ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, रेजोनेंस परिपथ में जो रिएक्टेंस का मान है, रेजोनेंस परिपथ में यहां हमें लिखना होगा, रेजोनेंस परिपथ में रिएक्टेंस का मान 0 होता है। इसमें रिएक्टेंस का मान 0 होता है, और 0 किस लिए होता है? क्योंकि अक्स एल बराबर अक्स सी दोनों का मान बराबर है, इसलिए रेजोनेंस का मान कितना होगा? 0 होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें पावर फैक्टर का मान कितना होता है ये देखेंगे। साथ ही हमें ध्यान रखना होगा कि जो रेजोनेंस परिपथ में इसमें पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। रेजोनेंस परिपथ में, इस परिपथ में जो पावर फैक्टर का मान इकाई होता है, इकाई या 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर फैक्टर कहां से होगा? इसमें जब एक्सएल और एक्ससी का मान ही बराबर है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान ही बराबर है, तो इसमें पावर फैक्टर का मान आएगा कहां से? यदि एक्सएल का मान लीडिंग लेगिंग, धारा लीडिंग लेगिंग होगी तभी तो इसमें पावर फैक्टर का मान निकल करके आएगा। यदि इन दोनों का मान ही बराबर है तो इसका पावर फैक्टर का मान क्या होगा? फिर इकाई होगा। तो रेजोनेंस परिपथ में पावर फैक्टर का जो मान होता है वो इकाई होता है साथियों। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सीरीज रेजोनेंस के बारे में और समांतर रेजोनेंस परिपथ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सीरीज रेजोनेंस परिपथ के बारे में, किस प्रकार से सीरीज रेजोनेंस परिपथ होता है। सीरीज रेजोनेंस परिपथ, इसमें क्या होता है साथियों? जो सीरीज रेजोनेंस परिपथ होता है इसमें जो धारा का मान होता है वो किससे अधिक होता है? इंपीडेंस के मान से अधिक होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा, सीरीज रेजोनेंस परिपथ में धारा का मान किससे अधिक होता है? इंपीडेंस से या प्रतिबाधा से अधिक होता है।
पहली बात हमें ये ध्यान रखनी होगी, सीरीज रेजोनेंस परिपथ में धारा का मान किससे अधिक होता है? इंपीडेंस से अधिक होता है। सीरीज रेजोनेंस में पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। पावर फैक्टर का मान इसमें भी क्या होता है? इकाई होता है। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे इसमें जो रिएक्टेंस का मान होता है वो शून्य होता है, इसका ध्यान रखना होगा हमें। अब हम क्या करेंगे, इसके समांतर रेजोनेंस परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। समांतर रेजोनेंस परिपथ किस प्रकार से होगा? साथियों जो समांतर रेजोनेंस परिपथ है इसमें क्या होता है कि इंपीडेंस का मान अधिक होता है और धारा का मान कम होता है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें लिखना होगा कि समांतर रेजोनेंस परिपथ में इंपीडेंस का मान अधिक होता है जबकि धारा का मान कम होता है। इसमें क्या होता है? धारा का मान कम होता है और इंपीडेंस का मान अधिक होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका भी पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। ठीक है साथियों, इसका भी पावर फैक्टर का मान क्या होता है? इकाई होता है। तो हमने पढ़ा है रेजोनेंस के बारे में, ए बराबर 1/2 जो रूट एल से, इसका जो हमने पढ़ा था फॉर्मूले के बारे में, सीरीज रेजोनेंस के बारे में। सबसे ज्यादा याद रखने के जो बात है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है कि सीरीज रेजोनेंस परिपथ में इंपीडेंस और धारा के बीच में क्या संबंध है। तो यहां ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरीज रेजोनेंस परिपथ में धारा का मान अधिक होता है या इंपीडेंस का मान अधिक होता है? समांतर रेजोनेंस परिपथ में इंपीडेंस का मान अधिक होता है या धारा का मान अधिक होता है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमें कंफ्यूज करता है। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे हमारे पास जो इकाई बार बार नाम आ रहा है कि इसका मान, पावर फैक्टर का मान इकाई है, पावर फैक्टर का मान इकाई है। तो हमें क्या करना है, इस पावर फैक्टर का मान जो इकाई दिखाई दे रहा है, ये देखेंगे कि इकाई पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है और यूनिटी पावर फैक्टर या लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है। तो अलग अलग तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं पावर फैक्टर के लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर के बारे में। तो पावर फैक्टर 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना होगा। एक बात और हमें ध्यान रखना होगा, जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर होता है उसको कोस फाई द्वारा डिनोट किया जाता है, लेकिन पावर फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये कि जो पावर फैक्टर होता है उसको कोस फाई द्वारा लिखते हैं, लेकिन इसका क्या, इसका कोई मात्रक नहीं होता। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। पावर फैक्टर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिटी पावर फैक्टर, दूसरा होता है लीडिंग पावर फैक्टर, और तीसरा होता है लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है साथियों, अब यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है? ऐसा पावर फैक्टर जिसमें अक्स एल और अक्स सी का मान बराबर हो। कहने का मतलब अक्स एल और अक्स सी दोनों का मान यदि बराबर हो तो इससे क्या कहते हैं? यूनिटी पावर फैक्टर। कहने का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान यदि बराबर हो तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम यूनिटी पावर फैक्टर कहेंगे, क्योंकि इसमें पावर रही कहां पर, ना ही तो वोल्टेज का मान बढ़ रहा है और ना ही करंट का मान बढ़ रहा है। ठीक है साथियों, तो ये कौन सा पावर फैक्टर हुआ? ये यूनिटी पावर फैक्टर हुआ। दोनों का मान यदि बराबर हो अक्स एल और अक्स सी का। इसके बाद हम पढ़ेंगे लीडिंग पावर फैक्टर क्या है। साथियों लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है? अक्स सी बराबर, अक्स सी बड़ा है अक्स एल से। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट का मान यदि वोल्टेज के मान से अधिक हो, इसमें यहां मैं आपको इस प्रकार से लिख रहा हूं कि यदि करंट का मान वोल्टेज के मान से बड़ा हो, करंट का मान अधिक हो, वोल्टेज का मान कम हो,
तो ऐसे पावर फैक्टर को हम क्या कहते हैं? लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। हमें ध्यान रखना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीडिंग पावर फैक्टर क्या है। यदि करंट का मान वोल्टेज के मान से अधिक हो तो इसे क्या कहेंगे हम? लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ेंगे लैगिंग पावर फैक्टर। इसमें क्या होता है? अक्स एल बटा है अक्स सी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि वोल्टेज का मान करंट के मान से अधिक हो, इसमें इसका उल्टा होता है कि यदि वोल्टेज का मान अधिक हो किससे? करंट के मान से, तो वो कौन सा पावर फैक्टर कहलाएगा? यह लैगिंग पावर फैक्टर कहलाएगा साथियों। तो हमने देखा है यूनिटी पावर फैक्टर में अक्स एल और अक्स सी का मान बराबर होता है, इसमें कोई करंट और वोल्टेज का मान नहीं होता है, बराबर होता है। लीडिंग पावर फैक्टर में धारा का मान अधिक, वोल्टेज का कम। लैगिंग पावर फैक्टर क्या था? वोल्टेज का मान अधिक, धारा का मान कम होता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद कि इंपीडेंस और एडमिटेंस में क्या अंतर होता है और किस प्रकार से इसको ज्ञात किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इंपीडेंस और एडमिटेंस के बारे में। साथियों, इंपीडेंस स्वयं दो प्रकार का होता है। एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है रिएक्टेंस। मैं यहां रिलक्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, रिएक्टेंस है। रिलक्टेंस चुंबकीय परिपथों में होता है। ठीक है साथियों, एडमिटेंस स्वयं दो प्रकार के होता है। एक होता है कंडक्टेंस, एक होता है ससेप्टेंस। अब हमें ध्यान रखना होगा ये किस किस प्रकार से डिनोट करते हैं। इंपीडेंस को Z द्वारा डिनोट करते हैं, एडमिटेंस को Y द्वारा डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को R द्वारा डिनोट करते हैं, रिएक्टेंस को X द्वारा डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को G द्वारा डिनोट करते हैं और ससेप्टेंस को B द्वारा डिनोट करते हैं। अब हमें इसके कंपेरिजन के बारे में हमने देख लिया। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि इन तीनों का जो मात्रक है, इन तीनों का जो मात्रक है वो क्या होगा, ये ध्यान रखना होगा हमें। ओम होगा ये किसका मात्रक? इन तीनों का मात्रक। इंपीडेंस का मात्रक भी ओम होता है, रेजिस्टेंस का भी ओम और रिएक्टेंस का भी ओम। और इन तीनों का जो मात्रक है वो क्या होगा? महो या साइमन। इन तीनों का जो मात्रक है वो क्या होगा? महो या साइमन। ठीक है साथियों, एडमिटेंस का मात्रक महो या साइमन, कंडक्टेंस का आपको पता है महो या साइमन, ससेप्टेंस का मात्रक महो या साइमन। अब हम क्या करेंगे, इनके कंपैरिजन के बारे में देखेंगे। देखिए, इंपीडेंस का उल्टा कौन होता है? इनकी परिभाषा भी यही है कि Z बराबर 1/Y। इसका मतलब क्या हुआ कि इंपीडेंस है वो एडमिटेंस का उल्टा है। ठीक है साथियों, दूसरा Y बराबर 1/Z। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडमिटेंस है वो इंपीडेंस का उल्टा है। ठीक है साथियों, अब यहां पर देख लीजिए, रेजिस्टेंस वो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? यहां G बराबर 1/R। इसका मतलब क्या हुआ, जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का उल्टा है, रेजिस्टेंस है वो कंडक्टेंस का उल्टा है। एक चीज और लिखेंगे, X बराबर 1/B। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिएक्टेंस है वो ससेप्टेंस का उल्टा है और ससेप्टेंस क्या है? रिएक्टेंस का उल्टा है। तो इसके मात्रक के बारे में देखा, इनकी परिभाषा के बारे में देखा और क्या देखा कि ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है और ये किसका उल्टा है? इसका उल्टा है। इस प्रकार से हमने इसके बारे में देखा है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। कल एक बार फिर से नई क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।